ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज जब जरूरत हो, और प्रधानमंत्री जी इसके बारे में आज सबसे ज्यादा बात करते हैं, दैट इज द इनोवेटिव बिहेवियर शॉर्टेज। शिक्षा की नीति में जो परेशानियां हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, सरकार के विचारों में, हमारे मंत्रियों के कर्तव्य में भी कहीं ना कहीं हमको शॉर्टेजेस दिखाई देती हैं। So it means this country is struggling for overcoming the shortages. कुल मिलाकर हम इन कमियों को, जो कुछ कमियां हैं, उनको लेकर जूझ रहे हैं। सारी परेशानियों की जो जड़ है उस पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शॉर्टेज हमारे ह्यूमन रिसोर्स में किस कारण डेवलप हुई है, जबकि ये माना जाता है कि हम लोग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया डेवलप कर देते हैं। तो जब हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया डेवलप कर देते हैं, तो क्या हम उस बढ़ती हुई आबादी में जिस चीज की मुख्यतः कमी है वो चीज को हम नहीं ला सकते? ये कह दें कि जनसंख्या इसका प्रमुख कारण है, तो हो सकता है कि वो एक प्रत्यक्ष कारण हो, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं वो है शॉर्टेज ऑफ लीडरशिप। आज एक देश में बहुत बड़ा लीडर खड़ा हुआ है, उनके सहयोग के लिए, उनके विचारों को समर्थन के लिए और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे लीडर्स और चाहिए। तो देश के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, दैट इज द शॉर्टेज ऑफ लीडरशिप। और जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो हमारा ध्यान केवल जाता है पॉलिटिशियंस पर। यह सबसे बड़ी कमी या गलती हो रही है कि लीडरशिप की बात आते ही हम पॉलिटिक्स की बात करना शुरू कर देते हैं कि लीडरशिप मीन्स ओनली द एमएलएज एंड एमपीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जबकि लीडरशिप तो बहुत छोटी संस्था में, बहुत छोटे एक स्टेक होल्डर से शुरू होती है। अगर एक स्टोर कीपर अपने स्टोर को संचालन कर रहे हैं, तो वो उस स्टोर के लीडर। एक कक्षा का अध्यापक अपनी क्लास का लीडर है, विद्यालय में प्रबंधन, प्रधानाचार्य अपनी दुकानों में उनके मालिक लीडर्स हैं। और ज्यादातर देखा गया है कि जहां पर स्ववित्तीय पोषित संस्थान है या स्ववित्तीय पोषित आपकी दुकान है, तो वहां पर आप अपनी लीडरशिप को बहुत अच्छे से चला पाते हैं। नाउ कम्स द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता चाहिए। बहुत सारी चीजों में हम कानून से बंधे हुए हैं, आदेशों से बंधे हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मानते कि हमारे ऊपर ये कुछ चीजें थोपी जा रही हैं। It is true that independence comes with responsibility. स्वतंत्रता हमेशा जिम्मेदारियों के साथ आती है, और यह जिम्मेदारी आप किस हद तक निभाते हैं, यह स्वतंत्रता की सफलता इसी से निर्धारित होगी। एक छोटी सी बात शुरू हुई कि कोरोना है, तो सबको सेल्फ डिसिप्लिन शो करना है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब आपको अपना अपना अनुशासन दिखाना है। अब इस देश में फिर से बात आती है कि बहुत सारे लोग हैं और एक दूसरे को देखकर लोग प्रभावित होते हैं। ये ऐसी महामारी है कि इसमें कोई रंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है। ओनली द सॉल्यूशन इज that are you disciplined or not? जब लॉकडाउन हुआ तो लोग बाहर निकल रहे हैं जबरदस्ती, घूमने जाना है क्योंकि घर में रह नहीं पा रहे हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। उस सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के कारण हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो सफल नहीं हो पाते। हम अपने अंदर से कितने अनुशासित हैं, हम शासन की बातों को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं।
डब्ल्यूएचओ की अगर रिकमेंडेशंस आई हैं कि आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको उन सब बातों का ध्यान रखना है जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले। हमारे सोशल मीडिया पर डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ये इट इज अ डेडली डिजीज। अब एक आम नागरिक किस चीज को माने? देयर द लीडरशिप प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट देयर टू पुट देयर मैसेज। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने मैसेज को वहां पर डालने की। तो जो जिसकी मर्जी में जैसा आ रहा है वो उसको कर रहा है, और जो जिसको एनालाइज कर रहा है वो वैसे एनालाइज कर रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्हेनेवर देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी, द डिजास्टर इज नॉट ड्यू टू दैट नेचुरल कैलामिटी, इट इज ड्यू टू द अनअवेयरनेस ऑफ द पीपल। एंड ओनली फॉर दैट रीजन द मॉक ड्रिल्स, some disaster management programs are conducted in every institutions, कि जब ये परेशानी आएगी तो हम कैसे बिहेव करेंगे। अक्सर कर देखा जाता है कि अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा लोग अर्थक्वेक से नहीं मरते, वो स्टैम्पीड से मरते हैं, भाग दौड़ से, हबड़ तबड़ से और बहुत सारी इन चीजों से। तो हम वहां से सबक नहीं ले पाए। डेडली वायरस तो है, लेकिन डेडली वायरस से कैसे निपटा जाए इसका डिसिप्लिन अभी हमको नहीं दिया गया, और अगर दिया भी गया तो उसके साथ साथ हमको भ्रमित भी किया गया कि ये डेडली नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि इट इज इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा, इट इज अ प्रोपेगेंडा ऑफ एमएनसीज, इट इज अ प्रोपेगेंडा ऑफ कंपनीज मेकिंग सैनिटाइजर्स, कंपनीज मेकिंग मास्क, कंपनीज मेकिंग वैक्सीन्स एंड द हॉस्पिटल्स। If we have taken it in the real spirit, अगर हमने इसको आत्मसात करके लिया होता, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विचार चाहिए, अगर हमने इसको विचारों के रूप में अगर लिया होता कि ये एक विचार है कि हमारे देश में महामारी आई है और हमको इससे निपटने के लिए सकारात्मक कदम उठाने, हम अगर अच्छी स्थिति में थे, पहले हमारा जीवन आरामदायक था, तो उस समय हमको ये करना चाहिए था कि हम बुरे वक्त के लिए तैयार हो। सफलता इसी में रहती है कि हर परिवार, अगर एक परिवार को आप समाज की सबसे प्रथम इकाई मान लें, तो एक समाज की क्या जरूरतें होती हैं, वो हर परेशानी के वक्त के लिए अपना पैसे का इंतजाम, अपने जीवन स्वास्थ्य के लिए जीवन का बीमा, अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, अपने बुजुर्गों के ख्याल, अपने घर मकान दुकान को बढ़ाने की का एक प्रबंधन वो करके रखता है। तो क्या हमने इस समाज में, इस देश में अपने उस अच्छे समय में इस बुरे समय की तैयारी की थी? शायद नहीं की थी, इसीलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हैं इस वक्त, और हर व्यक्ति इसको आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है। 196 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है, हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन दे डाइड, इवन हायर रैंक्स, एसएसपी, एसपी रैंक के लोग, मंत्री तक के लेवल के लोग जो हैं, इस दौरान उनकी मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। परेशानी के साथ दूसरी परेशानी जब जुड़ जाती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है, और बीमारियों के साथ जब कोरोना का इन्फेक्शन जुड़ जाता है तो फिर वो डेडली हो जाता है। अभी देश में लगभग 14 लाख के लगभग 24 लाख पेशेंट हो गए हैं, जिसमें से करीब 17 लाख जो है वो ठीक हो गए। तो इसका मतलब 17 लाख जो थे वो शारीरिक रूप से तैयार थे, उनके साथ दूसरी बीमारी नहीं थी, और जो कुछ 50,000 लोग मर गए हैं वो लोग शारीरिक रूप से तैयार नहीं थे, इसीलिए डेडली डिजीज उनके लिए ये साबित हुई। तो डेडली तो है, लेकिन जब ये दूसरी बीमारी के साथ जुड़ जाती है, आप पहले से ही किसी चीज को लेकर परेशान हैं। अभी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एडमिट है हॉस्पिटल में, ईश्वर करे कि उनको जल्दी से स्वस्थ हो जाए। प्रॉब्लम उनके साथ यह है कि उनको कोरोना भी है और उनको ब्रेन का ऑपरेशन भी हुआ है उनका, श्री प्रणब मुखर्जी जी तो हॉस्पिटल में हैं, जल्दी स्वस्थ हो। देश का हर नागरिक ये चाहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन दो बीमारियां आपस में जुड़ गई हैं।
The shortage of leadership is the main problem of this country. हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी लीडरशिप. One school says the leaders are born. One school says the leaders are made. लेकिन मेरा मानना यह है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. लीडर्स पैदा अगर होते तो फिर ऐसे कैसे आप क्लासिफिकेशन कर सकते थे कि ही विल नॉट बिकम अ लीडर. स्वतंत्रता हमारे लीडर्स ने हमको दिलवाई. इस समय में देश को एक बहुत बड़ा लीडर लीड कर रहा है और बहुत सारे लीडर्स की आवश्यकता है. इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर मेरा मेन एम लीडरशिप पर है कि अगर हमारी लीडरशिप अच्छी होगी तभी हम चीजों को ठीक ठीक कर पाएंगे. बाकी देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में यही अंतर है कि वहां पर नंबर ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल आर मोर, और हमारे यहां तो बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है. और उस रेशो में, उस प्रोपोर्शन में ईमानदार लोग और उसके डेडिकेटेड लीडर्स नहीं है, और इसी के कारण हम परेशानी से जूझ रहे हैं. इफ आई विल से कि द लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर मेड, फिर लीडर कैसे बने? लीडर की दो ही चीजें हैं. लीडर कौन बन सकता है? आपके मन में इच्छा शक्ति हो, व्यक्ति डेडिकेटेड हो, आप मुझे दे दीजिए, मैं लीडर बना दूंगा. Those who are ready to make leaders, this thing is only required. वो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ पैदा हुआ है या नहीं हुआ है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप किसी एक डेडिकेटेड व्यक्ति को केवल इस लाइफ स्किल के साथ एक व्यक्ति को दे दीजिए जो लीडर बनाने में सक्षम हो, तो वो लीडर बना देगा. लीडर का मतलब, फिर से बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन नहीं, मंत्री नहीं, अपने फील्ड का. इफ इंजीनियर इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और वो लीड करके कहता है कि दिस इज माई प्लान एंड दिस इज माई ड्राइंग, ही इज द लीडर, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. तो लीडर कैसे बनेगा? लीडर विल बिकम विद द प्रोफेशनल नॉलेज. जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको उसकी प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए. तो टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द लीडर्स आर बिकमिंग इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप, द प्रोफिशिएंसी नॉलेज एंड द कॉम्पिटेंस. प्रोफिशिएंसी नॉलेज और कॉम्पिटेंस अगर होगा तो समझ लीजिए आप अपने लीडर हैं, अपने क्षेत्र के लीडर हैं. अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, यू आर अ लीडर ऑफ योर चेयर. यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. आपके अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आपके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए. अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज नहीं रखते तो आप लीडर नहीं बन सकते ऑफिस के. If you are an entrepreneur, if you are the owner of your own business, आप अपने ओन बिजनेस के लीडर नहीं बन सकते अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनल लैंग्वेज नॉलेज नहीं है. एक बुजुर्ग भी अपने घर का लीडर नहीं बन सकता अगर उसके अंदर बुजुर्गियत नहीं है, अगर उसके अंदर सामाजिकता नहीं है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज नहीं है. इसमें कहीं पर भी नॉलेज की बात नहीं है कि इंजीनियर ही या डॉक्टर ही घर का लीडर होगा. सामाजिकता, बुजुर्गियत, उनके एक्सपीरियंसेस और किसी भी चीज का निर्णय लेने की क्षमता. आपने कोई निर्णय ले लिया तो अब आपको उसको फुलफिल करना है. दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर. इफ अ टीचर हैज डिसाइडेड दैट आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर वेरी इफेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एग्जाम्स में, जिंदगी में बहुत काम आता है. अब उसकी नॉलेज और कॉम्पिटेंस काम आएगी वहां पर, तब वो अपनी क्लास का लीडर बन पाएगा. टीचर तो है, वो प्रोफेशनली टीचर है, लेकिन क्या वो बच्चों को एक्सेप्टेड है? बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ लीडर, एज अ टीचर? अगर करते हैं तो फिर वो दूसरे लीडर के पास नहीं जाएंगे, मतलब ट्यूटर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति एक चीज से सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो दूसरी जगह नहीं जाता है. अगर वो अपने टीचर से सेटिस्फाइड है तो फिर वो ट्यूशन की तरफ नहीं भागेगा. और अगर टीचर के अंदर नॉलेज नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो फिर वो बच्चे को अच्छा नहीं पढ़ा सकता. सिमिलरली अ डॉक्टर हु इज रनिंग अ नर्सिंग होम, उसको किस लीडरशिप की जरूरत है? उसको जरूरत है केवल अपनी प्रोफेशनल नॉलेज की और कॉम्पिटेंस की. अगर उसने 2 कमरे का भी नर्सिंग होम बनाया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक डॉक्टर की उम्र अगर 80 साल है
उसके साथ उसकी प्रोफेशनल नॉलेज और उसका कॉम्पिटेंस उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक वो काम करने में सक्षम है तब तक वो काम कर लेगा सफलतापूर्वक। तो सबसे पहले तो हम परसेप्शन को निकालें कि लीडर्स आर ओनली पॉलिटिशियंस। हम अपने घर के लीडर हैं, हम अपने स्कूल में अपनी कक्षा के लीडर हैं, हम अपने सब्जेक्ट के लीडर हैं। जब तक हमारे अंदर यह बात नहीं आएगी हम उन 40 बच्चों को अपने अनुसार नहीं बदल सकते। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि 135 करोड़ को बदल दें वो, और हम 40 बच्चों को नहीं बदल सकते। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। अगर यही संख्या मैं आपकी क्लास में 500 कर दूं तो फिर आपके लिए मुश्किल और हो जाएगी। तो कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल नॉलेज अगर आपके अंदर है तो फिर आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, भौतिक साधनों की। वो इतने ज्यादा महत्व नहीं रखते जब आप केवल मानसिक तौर पर किसी से कोरिलेट कर रहे हैं। तो इन स्कूल this is the great responsibility on our shoulders that we have to create leaders. Although we have to create engineers, doctors, advocates, teachers, so many professionals, but we have to create the leaders. अगर हमने लीडिंग क्वालिटी उनके अंदर ले आए तब फिर हम बच्चों को आगे ले जाकर, कहा था ना कि एक जील वाला बंदा चाहिए हमको, हम उसको लीडर बना देंगे, बिकॉज लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड. And if I can say bluntly, the leaders are made in the schools. So I am right to some extent. Yes, the leaders are born in the schools. This theory is wrong in that case that those students who are not going to school, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वो लीडर्स नहीं बन पाएंगे? Yes, अगर माता का संरक्षण और परिवार का संरक्षण बहुत अच्छा है तो वो बच्चे भी लीडर्स बन सकते हैं. एकलव्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने के लिए मना कर दिया. मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसके सामने कॉम्पिटेंस हासिल की. प्रोफेशनल का मतलब धनुर्शिक्षा, धनुर्विद्या उन्होंने अर्जित करी और वो प्रोफेशनल बन गए और अपने क्षेत्र के लीडर बन गए. कुल मिलाकर बात, प्रोफेशनल नॉलेज लीड्स टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. प्रोफेशनल नॉलेज ही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाती है. आप जिस भी क्षेत्र में, अगर आप केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप केमिस्ट्री में अपना प्रोफेशनलिज्म बढ़ाइए. आप अगर स्टोर में हैं तो आप अपने स्टोर की इन्वेंट्री, कंप्यूटर, कितना सामान है, कितना दे दिया, कितने की जरूरत है, ये एक स्टोर कीपर को मालूम होना चाहिए. कंप्यूटर, हमारे ऑफिस बियरर्स, उनको मालूम होना चाहिए कितने बच्चे, कितनी फीस, रेडी रेकनर, दे शुड हैव ऑल दीज थिंग्स. और आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, तो केवल कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी चाहिए, फिर तो आपके कॉन्सेप्ट्स काम करने लगते हैं. मैं आज अगर किसी को बुलाकर कंप्यूटर प्रोफेशनल को यहां बैठा दूं तो वो आपसे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट इन कंप्यूटर बट ही इज नॉट प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन ERP, सो ही कैन नॉट जनरेट रिपोर्ट्स. एक भाषा का टीचर, एक विज्ञान का टीचर और एक सामाजिक अध्ययन का टीचर, कंप्यूटर का टीचर के अंदर अगर प्रोफेशनल नॉलेज है तो उसकी कॉम्पिटेंसी आ जाएगी. जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तो वहां पर एक्चुअली में प्रधानमंत्री को डिसीजन लेना होता है, राष्ट्रपति को डिसीजन लेना होता है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं. लेकिन वो लेते सलाह तीनों सेना प्रमुखों की है, क्योंकि दे आर द प्रोफेशनल्स. वो प्रोफेशनल्स हैं और अगर उनके प्रोफेशनलिज्म में अगर आपने दखलंदाजी करी तो हार निश्चित है. और यही हुआ था. मानेकशॉ ने कह दिया था कि फील्ड मार्शल ने कि मेरी चलेगी तो युद्ध होगा और मेरी नहीं चलेगी तो युद्ध नहीं होगा. फिर यह कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आपको हम पूरा फ्री हैंड देते हैं, आप लड़िए. उस टाइम हम लोग विकट परिस्थिति में थे. अमेरिका हमारे खिलाफ था, पड़ोसी हमसे दूर था, पड़ोसी ने जो पड़ोसी सहयोगी था वो दूर था और
दुश्मन पड़ोसी ने हमारे पर आक्रमण कर दिया था और हम लोग डिवाइडेड थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, दोनों साइड से आक्रमण की संभावना थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में भी थी, जो अब बांग्लादेश है। किस कॉम्पिटेंसी के साथ फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने स्ट्रैटेजी बनाई और किस तरह से हम लोग जीते। इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर अगर किसी ने कराया था तो वो फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कराया था। तो जहां पर परिस्थितियां विपरीत हों, प्रतिकूल हों, वहां पर कॉम्पिटेंसी काम आती है। आप जंगल में आप घिर जाएं, आप समुद्र में आप घिर जाएं, तूफान आ जाए, तो अब आपको स्विमिंग प्रोफिशिएंसी ही बचा सकती है। आप जंगल में हैं तो आपको जंगल में पता होना चाहिए कि रात में उत्तर दिशा कैसे पता चलेगी। वहां तो ना कोई घड़ी है, ना कंपास है, ना कुछ भी नहीं है। तो वहां पर प्रोफिशिएंसी एनसीसी में सिखाई जाती है कि आप ध्रुव तारा देखिए, सप्तऋषि के पीछे वाले दोनों तारे की जो लाइन जाती है सीधी, वो उत्तर दिशा में जाकर रुकती है, वहां पर ध्रुव तारा होता है। कब्रिस्तान में कब्र की जो डायरेक्शन है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी मंदिर का मुख किस साइड होता है, मस्जिद का दरवाजा किस साइड होता है, ये प्रोफेशनल नॉलेजेस दी जाती हैं एनसीसी में। आपको रस्सी की गांठ कैसे लगानी है, अगर आप पुल पार कर रहे हैं और गांठ रास्ते में खुल जाए तो आप देखिए क्या हालत होगी लीडर की। इसका मतलब प्रोफिशिएंसी जो है, प्रोफिशिएंस नॉलेज, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी नॉलेज अगर आपको है, तभी आप उस ग्रुप के लीडर बन सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स वर्क्स एवरीवेयर एवरी टाइम। तो स्वतंत्रता दिवस पर मेरा केवल एक, सब लोगों से, जितने भी शिक्षा क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं उनसे है कि हम अपने बच्चों को कॉम्पिटेंट बनाएं, और वो कॉम्पिटेंट बनेंगे हमारी प्रोफेशनल नॉलेज से। अगर मैं एक विषय का टीचर हूं, अकाउंट्स का टीचर हूं, तो मेरे को दिन प्रतिदिन अकाउंट्स की किताबें पढ़नी चाहिए, नित्य बदलते हुए नियमों को जानकारी रखनी चाहिए कि अकाउंट्स में क्या बदल रहा है, वो मैं बच्चों को बताऊं। जब आप, ये बच्चे जब रियल लाइफ में आएंगे तो फिर इनको पुरानी नॉलेज से काम नहीं चलेगा, इनको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सम टैक्सेस रिफॉर्म्स, सम इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब कैसे बदल रहे हैं, उस बदलते हुए परिवेश को अपने आप में ढालने की एक कैपेबिलिटी डेवलप करनी होती है टीचर को। और अब तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम लोग बच्चों से दूर हैं। बहुत सारे बच्चे सुन भी रहे हैं। बच्चों का काम केवल इतना ही है कि वो अपने समय को निर्धारित कर लें। मैंने कभी अपने स्पीच में ये नहीं कहा कि बच्चे टीवी नहीं देखें, खेलें नहीं, क्योंकि वो उनका पसंदीदा क्षेत्र है, वो जरूर करेंगे, वो शैतानी भी करेंगे, खेलेंगे भी, एक्सरसाइज करेंगे, खाएंगे भी, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही पढ़ेंगे भी। अगर हम इन सब चीजों से बच्चों को अलग करेंगे तो फिर बच्चे भी अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। इस साल सबसे, अगर हमने ये साल सबसे खराब देखा है तो इस साल में हमारी उपलब्धि भी सबसे बड़ी रही है। अपने पूरे जर्नी, पूरे सीबीएसई स्कूल की जर्नी के टाइम से लेकर अब तक, कि हमारे विद्यालय ने इस बार पूरे जिले में टॉप किया 12th क्लास में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि हम लोग इस सब चीज़ से जुड़े और हमारे बच्चे ने वो करके दिखाया जिसका कि हमको पिछले 12-13 साल से इंतजार था। कुणाल चौहान ने 98% लेकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये वाकई में हमारे टीचर्स की कॉम्पिटेंसी, हमारे टीचर्स की लीडरशिप और हमारे टीचर्स की प्रोफेशनल नॉलेज को दर्शाता है। लेकिन कभी भी सफलता प्राप्त करने के बाद सबसे जो मुश्किल काम होता है उस सफलता को रिटेन करना। जैसे जब आप मैच खेलते हैं और मैच को गोल कर देते हैं, तो अब आपको बढ़त को रिटेन करना होता है लास्ट तक, तब मैच जीता जाता है। अगर आप बढ़त को रिटेन नहीं कर पाए तो फिर बराबरी या हार का मुंह देखना पड़ता है। तो अब इस सफलता को रिटेन करना है। अब ये सबसे चैलेंजिंग जॉब है हम लोगों के लिए कि हम लोग अब इस सफलता को रिटेन करें।
जब हम लोग वापस स्कूल में आएंगे, सारे बच्चे, टीचर्स, उसके लिए हमको अभी से क्या तैयारी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये, देखिए लाइफ इज अ साइकिल। अगर आज पेंडेमिक है तो ये अभी पेंडेमिक खत्म भी होगा, लेकिन खत्म अपने आप नहीं होगा, इसके लिए एफर्ट चाहिए। प्रॉब्लम ये है, सब लोग ये मान चुके हैं कि ये खत्म होगा। मेरे एफर्ट से नहीं होगा, सरकार के से होगा, वैक्सीन आएगी तब होगा, लेकिन ये मेरे एफर्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा, मेरे एफर्ट से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं कूड़ा फेंक रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं अगर बगैर मास्क के घूम रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं अगर बाजार जा रहा हूं बगैर मतलब के तो मेरे से क्या हो रहा है, अकेले से दुनिया घूम रही है। ऐसे ही वो भी सोच रहा है। तो सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट रहता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक छोर गर्म करो तो दूसरा छोर अपने आप गर्म हो जाता है रॉड का। तो अगर हम लोग अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाते रहें, हम लोग चीजों को कन्वर्ट करते रहें और लीडर्स बनाते रहें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देश के सामने और भी बहुत सारी परेशानियां इस दौरान खड़ी हो गई हैं, चाहे वो चाइना को लेकर हो, चाहे वो विदेश नीति को लेकर हो, चाहे वो हथियारों की खरीद हो। देखिए, हथियार की जो खरीद हो रही है, ये खरीद हो रही है देश के डेवलपमेंट की कॉस्ट पर। कहीं ना कहीं अगर हथियार ज़्यादा खरीदे जाते हैं तो हमारी सामाजिक तैयारियां, हमारी जो और तैयारियां हैं जो लोअर लेवल पर लोगों को सहायता करती हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, वो उससे इफेक्टेड होती हैं। अगर हमारा रक्षा बजट बढ़ता है तो, अगर हमारा शिक्षा बजट बढ़ता है तो साक्षरता बढ़ती है, चिकित्सा बजट बढ़ता है तो चिकित्सा सुविधाएं बढ़ती हैं। लेकिन अभी क्या है कि दुश्मन आक्रामक है, तो देश के सामने मजबूरी है कि रक्षा बजट को बढ़ाना है, क्योंकि अपने देश की सीमाओं का सुरक्षित होना, अपने देश के ये सबसे प्राथमिक स्तर पर आता है। अगर कोई चीज सुरक्षित नहीं है तो वो डेवलप को तो बात करेगी, पहले तो सुरक्षित ही नहीं है। तो सीमाओं की सुरक्षा सबसे प्रायोरिटी है। तो उस प्रायोरिटी के साथ हम लोग कैसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, एक्चुअली में ये एक सीरियस विचार है। हम अपने बच्चे को नॉलेज के साथ साथ अगर हम उसको विचारात्मक भी बना दें, सोचने वाला बना दें, तो मेरे को लगता है कि हम लाइफ स्किल्स में बहुत सहयोग कर रहे हैं उसकी। चलिए एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ये देश बहुत बड़ा है, ये देश बहुत विशाल है, इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है, इसके रिसोर्सेज इसके पास बहुत हैं, हमारे पास प्राकृतिक संपदा भरमार में है। प्रकृति ने हमको कोई भी भौतिक भूगोल का कोई भी एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं दिया है कि जो हमारे देश में वो भौगोलिक परिस्थिति न हो। पहाड़, पठार, नदी, लेक, नाला, तालाब, पानी, मानसून की वर्षा, बादल, ठंड से बचने का साधन, ऊंचा हिमालय, रेगिस्तान, हमारे पास सब कुछ तो है, जिससे बहुत समुद्र की सीमा अगर आप देखें, समुद्र की सीमा हमारी बहुत बड़ी, पर्वत की श्रृंखला देखें, पर्वत की श्रृंखला हमारे पास बहुत बड़ी। अगर आपको उपजाऊ मैदान देखना हो तो उपजाऊ मैदान हमारे पास बहुत बड़ा। अगर आपको मिनरल रिसोर्सेज देखने हो तो मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास भरे पड़े। ये बात अलग है कि हम उनको भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं या हम उनको अभी और नहीं समझते। हम जब जरूरत पड़ेगी तब हम उनको निकालेंगे। इवन पेट्रोलियम, इवन यूरेनियम, इवन गोल्ड भी हमारे देश में निकलता है। हमने अपने चीजों को एक्सप्लोर करके भविष्य के लिए संचित करके रखा हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी तब इनको निकालेंगे। अभी तो हम विदेशों से उसको आयात कर रहे हैं। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो जब प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया तो मानवता के नाते हम क्यों नहीं सब कुछ देश को दे रहे। तो हमें अपना सर्वस्व देश को देना है, हमें देश की चिंता करनी है, हमें वो विचार बच्चों को देना है जिससे कि देश आगे बढ़े। स्वार्थ वाली मानसिकता से बाहर निकलकर अपने प्रकृति का ध्यान, अपने देश का ध्यान, अपने देश की सुरक्षा का ध्यान, सामाजिकता का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान, स्वच्छता का ध्यान सभी को मिलकर रखना है। और शिक्षक तो
आप अलग अलग थ्योरीज पढ़िए, क्योंकि इस समय ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो बच्चे और शिक्षक, क्योंकि बाकी सबको छूट मिल गई है, लेकिन यही एक डोमेन ऐसा है जो अभी कैद है और सीमाओं में बंधा हुआ है। डोंट वरी, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। जितना दूरस्थ शिक्षा से जितनी चीज़ें हो सकती हैं उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ मुझे इस बात का बड़ा संतुष्ट रहता है कि हम लोग आगे आने वाले दिन में कुछ एक अच्छा कर लेते हैं। वहीं पर नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अच्छे के लिए प्रयासरत हैं। यही जीवन है, यही जीवन कौशल है। इन्हीं आशाओं के साथ कि आप अच्छे से बढ़ेंगे। अभी एक राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी आएगा, उस 26 जनवरी पर हम इन सब चीज़ों से मुक्त होकर और उत्साह के साथ अपने गणतंत्र को मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।